तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, अपने दो पॉइंट्स इसके अंदर बाकी थे। एक था रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं और उसके बाद ये जानेंगे पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट। ये दो पॉइंट्स अपने बाकी थे, उसके बाद ये अपने पूरे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो दो पॉइंट्स आइए समझते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट था रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इसका ये मतलब था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का यूज़ अपन एडमिन पर्पस के लिए नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। ठीक है, तो अपन देखते हैं आखिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं यूज़ कर सकते, या फिर कितना परसेंट अपन यूज़ कर सकते हैं। तो एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट और गिवन प्रायर परमिशन अंडर दिस एक्ट एंड रिसीव्स एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल, यानी कि कोई भी पर्सन अगर लॉफुल पर्पज से फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर रहा है तो नॉट बी यूज्ड फॉर स्पेकुलेटिव बिजनेस, यानी कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा सट्टे के लिए यूज़ नहीं कर सकता, या फिर नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ सच कंट्रीब्यूशन पर ईयर टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो 20% से ज़्यादा वो पैसा वो एडमिन एक्सपेंसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर मोर देन 20% के लिए एडमिन एक्सपेंस के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए अप्रूवल लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो दो चीज़ों के लिए यूज़ नहीं हो सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन। पहला, स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए तो 1 रुपये भी यूज़ नहीं हो सकता, और एडमिन एक्सपेंसेस के लिए 20% हो सकता है, और अगर मोर देन 20% करना है तो अप्रूवल लगेगा। तो सबसे पहले ये अपन समझते हैं कि आखिर स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर आता क्या है। पहला, एनी एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क ऑफ एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन है लिंक टू मार्केट फोर्सेस इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स, यानी कि आप ऐसा कोई एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आपकी कैपिटल का या तो वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, और वो मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करती है, जैसा कि म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स के अंदर होता है। आपने देखा होगा अगर कभी इसमें इन्वेस्ट करा होगा तो उसमें आपका पैसा कभी कम भी होता है, कभी बढ़ भी सकता है। तो इस ऐसे काम में आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका पैसा डूब गया तो फिर उसको तो वो तो फिर मिसयूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा। बी, इन्वेस्टमेंट इन चिट्स ऑन लैंड नॉट डायरेक्टली लिंक टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप चिट फंड के अंदर और लैंड के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर लैंड आपके मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपको हॉस्पिटल बनाना है तो उसके लिए लैंड चाहिए, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, पर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर वो आपके एक्टिविटी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। नोट, अ डेब्ट बेस्ड सोर्स इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप कोई भी डेब्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि आप किसी को लोन देते हो, अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है प्लस उस पर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा। इन एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा था, इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही कम हो रहा था, इसलिए आपको मना करा कि ऐसे अमाउंट में ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो डेब्ट के अंदर आप कर सकते हो, उसमें ये स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। अब बात आती है कि 20% से ज़्यादा एडमिन एक्सपेंस के लिए भी यूज़ नहीं होना चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो एडमिन एक्सपेंस के अंदर क्या आता है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं। पहला, सैलरीज, वेजेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी, गवर्निंग काउंसिल और ए पर्सनल रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि हायरिंग एक्सपेंस। तो अगर आप इनके लिए भी करते हो तो ये एडमिन एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड होगा। मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर गवर्निंग काउंसिल की सैलरीज, वेजेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन। ठीक है, देखो होता क्या, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करा होगा। ठीक है, अब वो पैसा कहाँ जाएगा, एक जने के पास जाएगा। ठीक है, उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, एक वर्ड होता है
तो बहुत सारे लोगों का पैसा होता है, ठीक है। वो सारा जाके एक जने के पास जाता है, ठीक है। अब वो एक जना उसको इन्वेस्ट करता है डिफरेंट जगह, फिर वो रिटर्न कमाता है, ठीक है। अब ये जना क्या कर सकता है, सबसे पहले ये लोगों का पैसा आया एक जने के पास इकट्ठा होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने लिए भी खर्चा कर सकता है आपके पैसों से, जनता के पैसों से। जैसे कि अपने लिए सबसे पहले थर्ड फ्लोर एक काम आ सकते हो, टॉप फ्लोर पर जाके उसने मकान रेंट ले लिया जिसका रेंट था 5 लाख रुपए महीना, ठीक है, आपके पैसों से। उसके बाद उसने अपने लिए 5 नौकर रख लिए, एक जना ये काम करेगा, उसका ये करेगा। ये सारा पैसा आपका था, उसमें से सबसे पहले वो अपने खर्चे कर रहे हैं। तो इसलिए लिमिट लगा रखी है कि अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है तो वो 20% से ज़्यादा एडमिन एक्सपेंस के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये क्या करेगा, एक जैसे गवर्निंग काउंसिल या फिर मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये अपने लिए इतना ज़्यादा खर्चा कर देंगे कि फिर इनके पास कम पैसा रह जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपका मेन पर्पस क्या था, जबकि कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, ना कि ये मेन पर्सन जो भी आपका इन्वेस्टर है वो खुद इन्वेस्ट, वो अपने लिए खर्चा कम करे, ठीक है। तो इसके लिए ये रोक बना रखी है कि एडमिन एक्सपेंस के लिए 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन्वेस्ट, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का यूज़। भी बता रखा है पॉइंट, एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, पोस्टल चार्जेस, रिपेयर, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल, ये भी एडमिन एक्सपेंस के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली लोगों के बेनिफिट में यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये जन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। सी रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, ये भी एडमिन एक्सपेंस में आता है। डी अकाउंटिंग कॉस्ट, लीगल प्रोफेशनल चार्जेस, रेंट, रिपेयर ऑफ प्रीमाइसेस, तो ये सारे एक्सपेंसेस को अपन बोलते हैं एडमिन एक्सपेंसेस। अब कौन कौन से एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस नहीं अपन वो जानते हैं, नॉट कंस्टिट्यूट। तो पहला पॉइंट आपके बता रखा है, सैलरीज, वेजेस ऑफ पर्सनल एंगेज इन ट्रेनिंग और कलेक्शन एनालिसिस ऑफ फील्ड डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन रिसर्च और ट्रेनिंग। और सेकंड पॉइंट में बोल रखा है, एक्सपेंसेस इनका डायरेक्टली इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन सच एज सैलरी टू डॉक्टर्स, सैलरी टू टीचर्स। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये कौन से एक्सपेंस को एडमिन एक्सपेंस नहीं बोल रहे हैं। मान लो जैसे कि आपने कहीं कोचिंग करी होगी, ठीक है, अभी तक आप कोचिंग करते हुए आए हो, आपने फिजिकल कोचिंग देखी है क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वहाँ का एक बिल्डिंग का एक मालिक होता है, ठीक है, जहाँ भी आप कोचिंग करने जाते हो, ठीक है, ये वो पर्सन है, ठीक है, बिल्डिंग का मालिक। अब उसने क्या कर रखा है, उस 4 टीचरों का हायर कर रखा है, उनका नाम है ABCD। अब एक ही यहाँ कोई अगर बच्चा पढ़ने आता है तो वो लेता है 1000 रुपये, ठीक है, और 500 इसकी जेब में जाते हैं और 500 इसकी जेब में जाते हैं बिल्डिंग के मालिक में, ठीक है। तो बिल्डिंग का मालिक ऐसे ही, चारों टीचर भी ऐसे ही करते हैं कि अगर किसी बच्चे की 2000 बी के काम, जैसे बी मैथ्स का टीचर था, ए साइंस का टीचर था, तो बी के यहाँ बच्चे आए, उन्होंने 2000 जमा कराए फीस, तो अब 1000 रुपये ये रख लेगा, 1000 रुपये इसको दे देगा बिल्डिंग के मालिक को, ठीक है। अब ये बिल्डिंग का मालिक क्या करेगा, स्टाफ सैलरी, पियोन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पर यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसलिए इनमें जो बता रखा है कि सैलरी टू टीचर्स और सैलरी टू डॉक्टर्स, यानी कि इनकी सैलरी कोई एडमिन एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। ये सारी तो अल्टीमेटली बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए यूज़ हो रही है। जबकि ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप देखो, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी, इन पर खर्चा अगर बढ़ भी जाए तो ये कोई डायरेक्टली स्टूडेंट्स के वेलफेयर में काम नहीं आ रहे, ठीक है। तो इन लोगों की सैलरी को एडमिन एक्सपेंस से हटा रखा है। ऐसे ही जो जने ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी सैलरी, वेजेस, या फिर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें रिसर्च और ट्रेनिंग के अंदर रुका लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इस पर लगा हुआ है। मान लो किसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ने $1,00,000 दिए, ठीक है। अब $1,00,000 इसके पास है, बिल्डिंग के मालिक के पास, इसको यूज़ करने, ठीक है, कैसे भी बच्चों की वेलफेयर और स्टडी के लिए, ठीक है। अब उसने क्या करा, फॉरेन से इसको पैसा मिला $1,00,000। अब इसने क्या करा, 50% तो इसमें स्टाफ सैलरी अच्छा बनाया, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी,
पूरा अच्छा A1 फैसिलिटीज़, 4 AC लगा ली अपने लिए भी, और फिर 2 अपने लिए नौकर रख लिए, ठीक है। तो डॉलर इसने 50,000 का खर्चा कर दिया, ठीक है। अब बाकी जो बचा $50,000 वो सब इनमें बांट दिया, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि आधे ही बेनिफिट मिला स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो अल्टीमेटली टीचर ही पढ़ा रहे हैं। अब हो सकता है अगर वो ये स्टाफ सैलरी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इस पर खर्चा कम भी करता तो हो सकता है कि एक और टीचर रखता वो, फिर और स्टूडेंट्स का वेलफेयर होता, ठीक है। अभी सिर्फ 4 टीचर थे, एक और टीचर रख सकता था अगर इस पर पैसा कम खर्च होता तो ऐसी एक्टिविटीज़ पे। तो आप देख सकते हैं, इसलिए सरकार ने लिमिट लगाई कि कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है तो उसका 20% ही इसी एडमिन एक्सपेंस पर खर्च हो सकता है। इससे ज़्यादा होता है तो आपको सरकार को बताना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं इसके बाद, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट। यानी कि आपने करेंसी रिसीव करी एक्ट को तोड़ के, तो क्या होगा। Where central government is satisfied after inquiry, any person has control, custody, any article, currency, security in contravention of act, then it may prohibit such person from paying, transferring, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है आफ्टर इंक्वायरी कि एनी पर्सन के पास कोई भी कंट्रोल है एनी आर्टिकल, यानी कि कोई भी सामान का, करेंसी और सिक्योरिटी, ठीक है, जो एक्ट को तोड़कर, यानी कि आपने एक्ट का किसी भी इलीगल तरीके से आपने ऑब्टेन करा है फॉरेन करेंसी वगैरह, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको बोल सकती है कि प्रोहिबिट, यानी कि अब आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हो, नहीं उसको किसी और को पे कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जैसी हालत में उस वैसे आपको स्टैचू होना पड़ेगा, ठीक है। आप वो सामान फिर किसी और को नहीं दे सकते। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद देखेगी कि आखिर ये इसका करना क्या है, क्योंकि आपने तो एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करके ये ऑब्टेन करा है इसलिए। तो ये अपने पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है, MCQ पर्पज से। तो ये सारे पॉइंट्स अपने कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी चैप्टर का आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।